छोटा हरा मेढक। दुनिया के एक हिस्से में, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, एक समय में दो राजा रहते थे, जिनका नाम था पेरिडोर और डायमेंटिनो। वे चचेरे भाई होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे और दोनों परियों के संरक्षण में थे। हालांकि यह कहना उचित ही होगा कि परियां उनसे उतना प्यार नहीं करती थीं जितना उनकी पत्नियां करती थीं। अब अक्सर ऐसा होता है कि राजकुमार आमतौर पर अपनी मर्जी से काम चला लेते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छा होना आम लोगों की तुलना में ज्यादा मुश्किल होता है। यही हाल पेरिडोर और डायमेंटिनो का था, लेकिन दोनों में से परियों ने घोषित किया कि डायमेंटिनो सबसे ज्यादा बुरा था। वास्तव में उसने अपनी पत्नी एग्लेंटिनो के साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि परियों ने उसे और जीने नहीं दिया और वह मर गया, अपने पीछे एक छोटी बेटी छोड़ गया। चूंकि वह इकलौती संतान थी, इसलिए बेशक ये छोटी लड़की राज्य की उत्तराधिकारी थी, लेकिन अभी भी एक बच्ची होने के कारण उसकी मां, डायमेंटिनो की विधवा, को रीजेंट घोषित किया गया। रानी विधवा बुद्धिमान और अच्छी थी और अपने लोगों को खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी। उसे सिर्फ एक ही बात परेशान करती थी, वह थी उसकी बेटी की अनुपस्थिति, क्योंकि परियों ने अपने अपने कारणों से छोटी राजकुमारी सरपेंटाइन को अपने बीच में पालने का निश्चय किया। दूसरे राजा की बात करें तो वह अपनी पत्नी रानी कॉन्स्टेंस से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अक्सर अपने विचारहीन तरीकों से उसे दुखी करता था और उसकी लापरवाही के लिए उसे दंडित करने के लिए परियों ने उसे अचानक मरवा दिया। जब वह चली गई तो राजा को लगा कि वो उससे कितना प्यार करता था और उसका दुख इतना बड़ा था। हालांकि उसने कभी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की कि उसके प्रजाजन उसे पेरिडोर द सोरोफुल कहते थे। ऐसा लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति पेरिडोर की तरह 15 साल तक इतने गहरे दुख में डूबा रहे, और सबसे अधिक संभावना है कि अगर परियां न होती तो वह भी मर जाता। बेचारे राजा के लिए एक ही सांत्वना थी, उसका बेटा राजकुमार सफीर, जो अपनी मां की मृत्यु के समय केवल 3 वर्ष का था और उसकी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया। जब वह 15 वर्ष का हुआ, तब तक सफीर ने वह सब कुछ सीख लिया था जो एक राजकुमार को जानना चाहिए, और इसके अलावा वह आकर्षक और मिलनसार था। ये लगभग इसी समय था कि परियों को अचानक डर लगने लगा कि कहीं उनके पिता के प्रति उनका प्यार युवा राजकुमार के लिए बनाई गई योजनाओं में बाधा न बन जाए। इसलिए इसे रोकने के लिए उन्होंने एक सुंदर छोटे से कमरे में, जिसे सफीर बहुत पसंद करता था, काले फ्रेम में एक छोटा सा दर्पण रखा, जैसा कि अक्सर वेनिस से लाया जाता था। राजकुमार ने कुछ दिनों तक ये नहीं देखा कि कमरे में कुछ नया था, लेकिन आखिरकार उसने इसे देखा और इसे और करीब से देखने के लिए ऊपर गया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने दर्पण में अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक छोटी लड़की का चेहरा देखा जो सुबह की तरह प्यारी थी। और इससे भी अच्छी बात ये थी कि बचपन से बाहर निकल रही लड़की की हर हरकत भी अद्भुत शीशे में प्रतिबिंबित हो रही थी। जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, युवा राजकुमार ने अपना दिल पूरी तरह से उस खूबसूरत छवि पर खो दिया और उसे कमरे से बाहर निकालना असंभव था। वह उस प्यारी अनजान को देखने में इतना व्यस्त था। निश्चित रूप से उसे किसी भी समय देखने में सक्षम होना बहुत ही सुखद था, जिसे वह प्यार करता था, लेकिन कभी कभी उसकी आत्मा डूब जाती थी जब वह सोचता था कि इस साहसिक कार्य का अंत क्या होगा। जादुई आईना राजकुमार के पास लगभग 1 साल से था, जब एक दिन उसे बेचैनी का एक नया विषय घेर लेता है। हमेशा की तरह वह लड़की को देखने में व्यस्त था, जब अचानक उसे लगा कि उसने पहले आईने में एक दूसरा आईना देखा है, बिल्कुल उसके जैसा और उसी शक्ति के साथ। और इस मामले में वह बिल्कुल सही था। युवा लड़की के पास यह आईना बहुत कम समय के लिए था और उसने आईने की खातिर अपने सभी कर्तव्यों को नज़रअंदाज कर दिया था। अब सैफिर के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके अंदर आए इस बदलाव का कारण क्या था, नहीं यह कि नए आईने की इतनी बार सलाह क्यों ली गई, लेकिन वह चाहे जितना भी प्रयास करे, वह उस व्यक्ति का चेहरा कभी नहीं देख सकता था जिसका चेहरा उसमें दिखाई देता था, क्योंकि युवा लड़की की आकृति हमेशा बीच में आ जाती थी। वो बस इतना जानता था कि वह चेहरा एक आदमी का था और यह उसे पागलों की तरह ईर्ष्यालु बनाने के लिए काफी था। ये परियों का काम था और हमें यह मानना चाहिए कि उनके ऐसा करने के पीछे उनके अपने कारण थे। जब ये सब हुआ
तब सफ़ीर की उम्र लगभग 18 साल थी और उसकी मां की मृत्यु को 15 साल बीत चुके थे। समय बीतने के साथ राजा पेरिडोर और भी दुखी होता जा रहा था और आखिरकार वो इतना बीमार पड़ गया कि ऐसा लगने लगा कि अब उसके दिन गिने चुने रह गए हैं। वो अपनी प्रजा के बीच इतना प्रिय था कि ये दुखद समाचार पूरे देश और सबसे ज्यादा राजकुमार ने निराशा के साथ सुना। अपनी पूरी बीमारी के दौरान राजा ने रानी के अलावा किसी और के बारे में बात नहीं की। उसे इस बात का दुख था कि उसने उसे दुखी किया है और उसे एक दिन फिर से देखने की उसकी उम्मीद थी। राज्य के सभी डॉक्टर और सभी जल चिकित्साएं आजमा ली गई थीं और कुछ भी उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा था। आखिरकार उसने उन्हें मना लिया कि वे उसे अपने कमरे में चुपचाप लेटे रहने दें, जहां कोई भी उसे परेशान करने न आए। शायद सबसे बुरा दर्द जो उसे सहना पड़ा वह था उसकी छाती पर एक तरह का भार, जिससे उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए उसने अपने नौकरों को खिड़कियां खुली रखने का आदेश दिया ताकि उसे ज्यादा हवा मिल सके। एक दिन जब वो कुछ मिनटों के लिए अकेला रह गया था, तो चमकीले पंखों वाला एक पक्षी आया और खिड़की के चारों ओर फड़फड़ाने लगा और अंत में खिड़की की चौखट पर जाकर बैठ गया। उसके पंख आसमानी नीले और सुनहरे थे, उसके पैर और चोंच ऐसे चमकदार माणिकों से बने थे कि कोई भी उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी आंखें सबसे चमकीले हीरे को भी फीका कर देती थीं और उसके सिर पर एक मुकुट था। मैं आपको नहीं बता सकता कि वो मुकुट किस चीज से बना था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह बाकी सभी से ज्यादा शानदार था। उसकी आवाज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पक्षी कभी गाता ही नहीं था। वास्तव में उसने राजा को स्थिर रूप से देखने के अलावा कुछ नहीं किया, और जैसे ही उसने देखा, राजा को लगा कि उसकी ताकत वापस आ गई है। थोड़ी देर में पक्षी कमरे में उड़ गया। उसकी आंखें अभी भी राजा पर टिकी हुई थीं और हर नज़र में बीमार आदमी की ताकत बढ़ती जा रही थी, जब तक कि वह एक बार फिर से ठीक नहीं हो गया, जैसा कि रानी के मरने से पहले हुआ करता था। अपने ठीक होने की खुशी से भरकर उसने उस पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, जिसका वह सब कुछ कर्जदार था, लेकिन एक निगल से भी तेज वो उससे बचने में कामयाब रहा। व्यर्थ में उसने अपने सेवकों को पक्षी का वर्णन किया, जो उसकी पहली पुकार पर दौड़े। व्यर्थ में उन्होंने घोड़े और पैदल दोनों पर उस अद्भुत प्राणी की तलाश की और पक्षियों को उनकी सहायता के लिए बुलाया। पक्षी कहीं नहीं मिला। राजा पेरिडोर के प्रति लोगों का प्यार इतना प्रबल था और उसने जो इनाम देने का वादा किया था वह इतना बड़ा था कि पलक झपकते ही हर आदमी, औरत और बच्चा खेतों में भाग गया और शहर बिल्कुल खाली हो गए। लेकिन ये सब हलचल सिर्फ भ्रम में ही समाप्त हुई, और इससे भी बुरी बात यह हुई कि राजा जल्द ही फिर से उसी स्थिति में आ गया जिसमें वह पहले था। राजकुमार सफ़ीर, जो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इस बात से इतना दुखी हुआ कि उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि वो वहां सफल हो सकता है जहां दूसरे असफल हो गए थे, और तुरंत खुद को और दूर की खोज के लिए तैयार कर लिया। विरोध का सामना करने के बावजूद वह अपने परिवार के साथ भाग गया, इस विश्वास के साथ कि शायद वह संयोग से उसकी मदद करेगा। उसने कोई योजना नहीं बनाई थी और कोई कारण नहीं था कि वह एक रास्ते को दूसरे से ज्यादा चुने। उसका एकमात्र विचार सीधे उन जगहों पर जाना था जो पक्षियों के पसंदीदा ठिकाने थे। लेकिन व्यर्थ में उसने सभी झाड़ियों और सभी झाड़ियों की जांच की। व्यर्थ में उसने रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की। जितना उसने खोजा उतना ही कम मिला। आखिरकार वह पूरी दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक में पहुंच गया, जो पूरी तरह देवदारों से बना था। लेकिन पेड़ों की फैली हुई शाखाओं की गहरी छाया के बावजूद नीचे की घास नर्म और हरी थी और दुर्लभ फूलों से ढकी हुई थी। सैफिर को लगा कि यह वही जगह है जहां पक्षी रहना पसंद करेंगे, और उसने जंगल को तब तक नहीं छोड़ने का फैसला किया जब तक वह इसे अंत से अंत तक जांच नहीं लेता। और उसने और भी किया। उसने कुछ जाल तैयार करने और पक्षी के पंखों के समान रंगों से रंगने का आदेश दिया, ये सोचकर कि हम सभी आसानी से अपने जैसे ही जाल में फंस जाते हैं। इसमें उसे न केवल पेशे से पक्षी पकड़ने वालों की मदद करनी थी, बल्कि उसके सेवकों की भी मदद करनी थी, जो इस कला में माहिर थे। क्योंकि एक आदमी तब तक दरबारी नहीं होता जब तक वह सब कुछ नहीं कर सकता।
लगभग पूरे दिन हमेशा की तरह खोज करने के बाद राजकुमार सैफिर को प्यास लगने लगी। वो आगे जाने के लिए बहुत थक गया था, जब सौभाग्य से उसे थोड़ी दूर पर एक बुदबुदाता हुआ साफ पानी का फव्वारा मिला। एक अनुभवी यात्री होने के नाते उसने अपनी जेब से एक छोटा कप निकाला, जिसके बिना किसी को कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए, और बस उसे पानी में डुबाने ही वाला था, जब एक प्यारा सा हरा मेढक, जो आमतौर पर मेंढकों से कहीं ज्यादा सुंदर होता है, कप में कूद गया। उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने के बजाय सैफिर ने अधीरता से उसे झटक दिया, लेकिन ये कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बिजली की तरह तेजी से मेढक फिर से कूद गया। प्यास से व्याकुल सैफिर अभी उसे फिर से झटकने ही वाला था, जब उस छोटे जीव ने दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखों से उसे देखा और कहा, मैं उस पक्षी का दोस्त हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और जब तुम अपनी प्यास बुझा लो तो मेरी बात सुनो। राजकुमार ने खूब शराब पी और फिर छोटे हरे मेढक के आदेश पर वह आराम करने के लिए घास पर लेट गया। अब उसने शुरू किया, जो मैं तुम्हें बताऊं उसे हर तरह से ठीक से करना सुनिश्चित करो। सबसे पहले तुम्हें अपने सेवकों को बुलाना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि जब तक तुम उन्हें बुलाना न चाहो, वे पास के एक छोटे से गांव में रहें। फिर अकेले ही दक्षिण की ओर देखते हुए अपने दाहिने हाथ पर एक सड़क पर जाओ। इस सड़क पर लेबनन के देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, और इस पर बहुत दूर जाने के बाद तुम एक शानदार महल में पहुंचोगे। और अब उसने आगे कहा, जो मैं कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। रेत का ये छोटा सा कण लो और इसे महल के द्वार के जितना हो सके उतना पास जमीन में गाड़ दो। ये द्वार खोलने और सभी निवासियों को सोने के लिए भेजने का गुण रखता है। फिर तुरंत अस्तबल में जाओ और जो मैं तुम्हें बताऊं उसके अलावा किसी और बात पर ध्यान मत दो। सभी घोड़ों में से सबसे सुंदर घोड़ा चुनो, जल्दी से उसकी पीठ पर कूदो और जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। अलविदा राजकुमार, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और इन शब्दों के साथ छोटा मेढक पानी में कूद गया और गायब हो गया। राजकुमार, जो घर से निकलने के बाद से पहले से कहीं ज्यादा आशावान था, ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे आदेश दिया गया था। उसने अपने सेवकों को गांव में छोड़ा, मेढक द्वारा बताई गई सड़क ढूंढी और अकेले ही उस पर चल पड़ा, और आखिरकार वह महल के द्वार पर पहुंचा, जो उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शानदार था, क्योंकि यह क्रिस्टल से बना था और इसके सभी आभूषण बड़े पैमाने पर सोने के थे। हालांकि उसने इसकी सुंदरता के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से अपनी रेत का एक कण धरती में दबा दिया। एक पल में द्वार खुल गए और अंदर रहने वाले सभी लोग गहरी नींद में सो गए। सैफिर सीधे अस्तबल में गया और पहले से ही वहां मौजूद सबसे बढ़िया घोड़े पर अपना हाथ रख रहा था, जब उसकी नज़र पास में लटके एक शानदार हॉर्नेस पर पड़ी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि हॉर्नेस घोड़े का है और बिना किसी नुकसान के, क्योंकि जो कोई घोड़ा चुराता है उसे उसकी काठी चुराने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसने जल्दी से उसे घोड़े की पीठ पर रख दिया। अचानक महल में मौजूद लोग चौंक गए और अस्तबल की ओर दौड़ पड़े। वे राजकुमार पर झपट पड़े, उसे पकड़ लिया और उसे अपने स्वामी के सामने घसीट ले गए। लेकिन सौभाग्य से राजकुमार, जो अपने आचरण के लिए केवल बहुत ही कमजोर बहाने ही ढूंढ सकता था, महल के स्वामी ने उसके चेहरे पर विश्वास कर लिया और उसे बिना कोई और प्रश्न किए जाने दिया। बहुत दुखी और अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होकर बेचारा सफीर वापस फव्वारे के पास पहुंचा, जहां मेढक उसे अच्छी तरह डांटते हुए उसका इंतजार कर रहा था। तुम मुझे क्या समझते हो? वह गुस्से से बोली। क्या तुम सच में मानते हो कि मैंने तुम्हें वह सलाह सिर्फ बातचीत के आनंद के लिए दी थी, जिसे तुमने इतनी घिनौनी तरह से नज़रअंदाज किया है? लेकिन राजकुमार बहुत दुखी था और उसने बहुत विनम्रता से माफ़ी मांगी। कुछ समय बाद अच्छे छोटे मेढक का दिल नर्म हो गया और उसने उसे एक और छोटा सा दाना दिया, लेकिन वह रेत की जगह अब सोने का दाना था। उसने उसे वैसा ही करने का निर्देश दिया जैसा उसने पहले किया था। बस इतना अंतर था कि अस्तबल में जाने के बजाय जो उसकी उम्मीदों को बर्बाद कर रहा था, उसे सीधे महल में प्रवेश करना था और जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से गलियों से नीचे जाना था, जब तक कि वह इत्र से भरे कमरे में न पहुंच जाए, जहां उसे एक सुंदर युवती बिस्तर पर सोती हुई मिलेगी। उसे युवती को तुरंत जगाना था और उसे ले जाना था,
और यह सुनिश्चित करना था कि वह जो भी प्रतिरोध करे उस पर कोई ध्यान न दे। राजकुमार ने मेढक के आदेशों का एक एक करके पालन किया और इस बार भी सब ठीक रहा। द्वार खुल गया, निवासी गहरी नींद में सो गए और वह गलियारे से नीचे चला गया जब तक कि उसने लड़की को उसके बिस्तर पर नहीं पाया, ठीक वैसे ही जैसे उसे बताया गया था। उसने उसे जगाया और उससे दृढ़ता से, लेकिन विनम्रता से, जल्दी से उसके पीछे आने की विनती की। थोड़े अनुनय के बाद युवती सहमत हो गई, लेकिन केवल इस शर्त पर कि उसे पहले अपनी पोशाक पहनने की अनुमति दी जाए। यह इतना उचित और स्वाभाविक लग रहा था कि राजकुमार के दिमाग में उसके अनुरोध को अस्वीकार करने का विचार ही नहीं आया। लेकिन युवती का हाथ अभी मुश्किल से ही उस पोशाक को छू पाया था कि अचानक महल की नींद खुल गई और राजकुमार को पकड़ लिया गया और उसे बांध दिया गया। वह अपनी मूर्खता पर इतना दुखी था और इस दुर्घटना से इतना हैरान था कि उसने अपने आचरण को स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया, और अगर उसकी मित्र परियों ने उसके बंदियों के दिलों को नर्म नहीं किया होता तो उसके साथ बुरा हो सकता था, ताकि वे उसे एक बार फिर चुपचाप जाने दें। हालांकि उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी उस मेढक से मिलने का विचार जो उसकी उपकारिणी थी। वो इस कहानी के साथ उसके सामने कैसे पेश हो सकता था। फिर भी अपने आप से लंबे संघर्ष के बाद उसने अपना मन बना लिया कि अब और कुछ नहीं किया जा सकता था और वह जो भी उससे कहेगी वो उसके लायक है। और उसने बहुत कुछ कहा, क्योंकि वह खुद को बहुत गुस्से में ले चुकी थी, लेकिन राजकुमार ने विनम्रतापूर्वक उससे क्षमा मांगी और ये बताने का साहस किया कि युवती के उचित अनुरोध को अस्वीकार करना बहुत कठिन होता। मेढक ने केवल इतना ही उत्तर दिया, तुम्हें जो कहा गया है वही करना सीखना होगा। लेकिन बेचारा सफीर इतना दुखी था और उसने इतनी जोर से माफी मांगी कि आखिरकार मेढक का गुस्सा शांत हो गया और उसने उसे एक छोटा सा हीरा पत्थर पकड़ा दिया। वापस जाओ, उसने कहा, महल में जाओ और इस छोटे से हीरे को दरवाजे के पास गाड़ दो। लेकिन सावधान रहना कि अस्तबल या शयन कक्ष में वापस मत लौटना, वे तुम्हारे लिए बहुत घातक साबित हुए हैं। सीधे बगीचे में चलो और एक बरामदे से होते हुए एक छोटे हरे जंगल में प्रवेश करो, जिसके बीच में एक पेड़ है जिसका तना सोने का है और पन्ने की पत्तियां हैं। इस पेड़ पर बैठे हुए तुम उस सुंदर पक्षी को देखोगे जिसे तुम इतने दिनों से खोज रहे हो। तुम्हें उस शाखा को काटना होगा जिस पर वह बैठा है और उसे बिना देर किए मेरे पास वापस लाना होगा। लेकिन मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी देता हूँ कि अगर तुम मेरे निर्देशों का उल्लंघन करते हो, जैसा कि तुमने पहले 2 बार किया है, तो तुम्हें मुझसे या किसी और से कुछ और उम्मीद नहीं करनी है। इन शब्दों के साथ वह पानी में कूद गई और राजकुमार, जिसने उसकी धमकियों को बहुत गंभीरता से लिया था, ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो उनके लायक नहीं है। उसने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा उसे बताया गया था। बरामदा, जंगल, शानदार पेड़ और सुंदर पक्षी जो एक शाखा पर गहरी नींद में सो रहा था। उसने जल्दी से शाखा को काट दिया और यद्यपि उसने पास में ही एक शानदार सुनहरा पिंजरा लटका हुआ देखा जो पक्षी की यात्रा करने के लिए बहुत उपयोगी होता, उसने उसे अकेला छोड़ दिया और अपनी सांस रोककर और पूरे रास्ते पंजों के बल पर चलते हुए फव्वारे के पास वापस आया, इस डर से कि कहीं वह अपना पुरस्कार न जगा दे। लेकिन उसे क्या आश्चर्य हुआ जब फव्वारा उस स्थान पर नहीं मिला जहां उसने उसे छोड़ा था। उसने उसकी जगह एक छोटा सा देहाती महल देखा जो बेहतरीन ढंग से बनाया गया था और द्वार पर एक आकर्षक युवती खड़ी थी जिसे देखकर उसका मन विचलित हो गया। क्या मैडम, वह चिल्लाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या कहा। क्या ये तुम हो? युवती शर्मा गई और बोली, आह मेरे महाराज, बहुत समय हो गया जब से मैंने पहली बार आपका चेहरा देखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि आपने कभी मेरा चेहरा देखा होगा। ओह मैडम, उसने उत्तर दिया, आप कभी अनुमान नहीं लगा सकती कि मैंने आपकी प्रशंसा में कितने दिन और कितने घंटे गुजारे हैं। और इन शब्दों के बाद उन्होंने अपने अपने साथ घटी सभी अजीबोगरीब बातें बताईं, और जितना अधिक वे बात करते गए उतना ही उन्हें अपने दर्पणों में देखी गई छवियों की सच्चाई पर यकीन होता गया। कुछ समय तक अत्यंत कोमल वार्तालाप में बिताने के बाद राजकुमार खुद को रोक नहीं सका और उस प्यारी अनजान महिला से पूछने लगा कि वो किस भाग्यशाली संयोग से जंगल में भटक रही थी, फव्वारा कहाँ चला गया
और क्या वह उस मेढक के बारे में कुछ जानती है जिसकी बदौलत वह अपनी सारी खुशियां पाता है और जिसे उसे पक्षी देना होगा, जो किसी न किसी तरह अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। आह मेरे स्वामी, उसने कुछ अजीब भाव से उत्तर दिया, मेढक के बारे में, वह आपके सामने खड़ी है। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ, ये लंबी नहीं है। मैं न तो अपने देश को जानती हूँ, न ही अपने माता पिता को, और केवल एक बात जो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ, वो ये है कि मुझे सर्पेंटाइन कहा जाता है। परियां, जिन्होंने मेरे जन्म से ही मेरा पालन पोषण किया है, चाहती थीं कि मैं अपने परिवार के बारे में अनभिज्ञ रहूं, लेकिन उन्होंने मेरी शिक्षा का ध्यान रखा है और मुझ पर असीम कृपा की है। मैं हमेशा एकांत में रहती हूँ और पिछले 2 वर्षों से मैंने इससे बेहतर कुछ नहीं चाहा है। मेरे पास एक दर्पण था, यहाँ शर्म और शर्मिंदगी ने उसके शब्दों को रोक दिया, लेकिन अपने आप पर नियंत्रण पाते हुए उसने कहा, आप जानते हैं कि परियां बिना सवाल किए आज्ञा का पालन करने पर जोर देती हैं। ये वे ही थीं जिन्होंने आपके सामने जो छोटा सा घर देखा था, उसे उस फव्वारे में बदल दिया, जिसके लिए आप अब पूछ रहे हैं, और मुझे मेढक में बदलकर उन्होंने मुझे आदेश दिया कि फव्वारे पर आने वाले पहले व्यक्ति से वही कहूँ जो मैंने आपसे कहा था। लेकिन मेरे स्वामी, जब आप मेरे सामने खड़े थे तो मेरे दिल में पीड़ा थी, क्योंकि मैं आपके विचारों से भरा हुआ था और आपकी आंखों के सामने इस तरह के भयानक रूप में दिखाई दे रहा था। हालांकि इसके लिए कोई मदद नहीं थी और ये दर्दनाक था, फिर भी मुझे झुकना पड़ा। मैं अपनी पूरी आत्मा से आपकी सफलता चाहता था, न केवल आपके लिए, बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि जब तक आप उस सुंदर पक्षी के स्वामी नहीं बन जाते, मैं अपना सही आकार वापस नहीं पा सकता था। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ कि आप इसे क्यों चाहते थे। इस पर सफ़ीर ने अपने पिता के स्वास्थ्य की स्थिति तथा पहले बताई गई सारी बातें बताईं। ये कहानी सुनकर सर्पेंटाइन बहुत दुखी हुई और उसकी प्यारी आंखें आंसुओं से भर गईं। आह मेरे स्वामी, उसने कहा, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते सिवाय इसके कि आपने दर्पण में जो देखा है, और मैं, जो अपने माता पिता का नाम भी नहीं बता सकती, जानती हूँ कि आप एक राजा के पुत्र हैं। व्यर्थ में सफ़ीर ने कहा कि प्यार उन्हें बराबर बनाता है। सर्पेंटाइन ने केवल उत्तर दिया, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने से नीचे के दर्जे की शादी करने की अनुमति नहीं दूंगी। बेशक मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपना मन कभी नहीं बदलूंगी। अगर मुझे परियों से यह नहीं पता चलता कि मेरा जन्म तुम्हारे योग्य है, तो मेरी भावनाएं चाहे जो भी हों, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं स्वीकारूंगी। बातचीत यहीं तक सीमित थी और कुछ समय और जारी रहना उचित था। तभी एक परी अपनी हाथीदांत की गाड़ी में दिखाई दी। उसके साथ एक खूबसूरत महिला थी जो अपनी युवावस्था से गुजर चुकी थी। इस समय पक्षी अचानक जाग गया और सफ़ीर के कंधे पर उड़कर, जिसे उसने उसके बाद कभी नहीं छोड़ा, उसे एक पक्षी की तरह प्यार से सहलाने लगा। परी ने सर्पेंटाइन को बताया कि वो उसके व्यवहार से काफ़ी संतुष्ट है और खुद को सफ़ीर के प्रति बहुत अनुकूल बना लिया, जिसे उसने अपने साथ लाई महिला के सामने पेश किया, ये बताते हुए कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी चाची एग्लेंटाइन थी, जो डायमेंटनो की विधवा थी। फिर वे सभी एक दूसरे की बाहों में गिर गए, जब तक कि परी ने अपने रथ पर सवार होकर एग्लेंटाइन को अपने बगल में नहीं बिठाया और सफ़ीर और सर्पेंटाइन को आगे की सीट पर नहीं बिठाया। उसने राजकुमार के सेवकों को ये संदेश भी भेजा कि वे धीरे धीरे राजा पेरिडोर के दरबार में वापस जा सकते हैं और यह कि सुंदर पक्षी वास्तव में मिल गया है। यह मामला आराम से तय होने के बाद उसने अपना रथ शुरू किया, लेकिन जिस तेजी से वे हवा में उड़े, उसके बावजूद सफ़ीर और सर्पेंटाइन के लिए समय और भी तेजी से बीत गया, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सोचना था। वे अभी भी एक दूसरे को देखने की खुशी में पूरी तरह से भ्रमित थे। जब रथ राजा पेरिडोर के महल में पहुंचा, उसे छत पर एक कमरे में ले जाया गया था, जहां उसकी नर्सों को लगा कि वह किसी भी समय मर जाएगा। जैसे ही रथ महल के नज़दीक पहुंचा, सुंदर पक्षी ने उड़ान भरी और मरते हुए राजा की ओर बढ़ते हुए तुरंत उसकी बीमारी को ठीक कर दिया। फिर वह अपने प्राकृतिक आकार में आ गई और उसने पाया कि पक्षी कोई और नहीं बल्कि रानी कॉन्स्टेंस थी, जिसके बारे में वह लंबे समय से मान रहा था कि वह मर चुकी है।
पेरिडोर अपनी पत्नी और अपने बेटे को एक बार फिर से गले लगाने में बहुत खुश था और परियों की मदद से सफ़ीर और सरपेंटाइन की शादी की तैयारी करने लगा, जो एग्लेंटाइन और डायमेंटिनो की बेटी निकली और उतनी ही राजकुमारी थी जितनी कि वह एक राजकुमार था। राज्य के लोग खुश थे और हर कोई अपने जीवन के अंत तक खुश और संतुष्ट रहा।